हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो रशियन यूक्रेन वॉर है उसका जो इम्पैक्ट है इंडिया पे और वर्ल्ड पे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या मैक्सिमम इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। गाइज, ये आप लोग देख सकते हैं WTO का स्टेटमेंट है एक, कि जो वॉर है यूक्रेन में वो क्या कर सकता है। उसके अंदर पोटेंशियल है कि जो ग्लोबल ट्रेड था उसको, जो ग्रोथ, ग्लोबल ट्रेड को नहीं, ग्लोबल ट्रेड का जो ग्रोथ है उसको ये हाफ कर सकता है। ओके, जो जितनी तेजी से ग्रो करना चाहिए इस साल का ग्लोबल ट्रेड, वो हाफ किया जा सकता है, तो हाफ कर सकता है ये यूक्रेन क्राइसिस। ओके, ये गाइज आप लोग देख सकते हैं, मैप है यूक्रेन का। ये क्रीमिया है। इसमें क्रीमिया को यूक्रेन का पार्ट दिखाया गया, बट रियल पार्ट दिखाया गया है। लेकिन रशिया ने क्रीमिया पे जो है कब्जा कर लिया। तो गाइज, जो यूक्रेन क्राइसिस है वो है क्या, ये तो इसके लिए तो मैं आपसे जो है अलग एक वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए आपको जल्दी जल्दी ये समझा देता हूँ कि रशिया क्या है। रशिया कब्जा करता है क्रीमिया पे। उसके बाद यूक्रेन क्या करता है कि यूक्रेन डर जाता है अपनी सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि रशिया जस्ट बगल में जो देश है वो भी इतना पावरफुल देश, और जो एक बार ऐसा कर सकता है, कैप्चर कर लेता है हमारी टेरिटरी, वो आगे भी हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए यूक्रेन कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नाटो, अपनी सिक्योरिटी के लिए नाटो को ज्वाइन करेंगे। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट के, जो यूएसए है और यूएसए के बाकी मित्र देश उसके द्वारा बनाया हुआ। ये इनका क्या कहना है गाइस, जितने भी मेंबर हैं नाटो के, वो कहते हैं कि अगर हमारे पे एक पे अटैक हुआ तो हम सब ऐसा माना जाएंगे सब पे अटैक है, और हम सब मिलके अटैक करने, जिसने अग्रेशन दिखाया, जिसने अटैक किया है नाटो के मेंबर पे, उस पे अटैक करेंगे। तो यूक्रेन गाइस कह देता है कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन नाटो, गाइस आप ने मेरा वीडियो देखा होगा कोल्ड वॉर का, तो आप समझ जाएंगे कि जो नाटो है वो ठीक एक तरह से बना ही यूएसएसआर के अगेंस्ट है। यूएसएसआर का जो उसका नाटो का जो कंसेप्शन है वो हुआ ही एक तरह से यूएसएसआर को चैलेंज करने के लिए था। लेकिन अब जब यूएसएसआर नहीं है, तो यूएसएसआर का जो सबसे प्रोमिनेंट सक्सेसर है वो है रशिया। हालांकि यूक्रेन भी यूएसएसआर में था, लेकिन जो सबसे बड़ा सक्सेसर या सबसे पावरफुल सक्सेसर जो होगा है नाटो का, वो है रशिया, सॉरी यूएसएसआर का वो है रशिया। ओके, तो रशिया और नाटो आप लोग समझ लीजिए कि एक तरह से 36 का आंकड़ा वाली बात है। अब यूक्रेन जब नाटो ज्वाइन करने की बात करता है तो रशिया एक्टिव हो जाता है। रशिया इसको धमकी देता है, वार्निंग देता है कि ऐसा मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब यूक्रेन नहीं मानता है तो रशिया क्या करता है, अपनी आर्मी भेज देता है इसमें यूक्रेन में। तो ये पूरा है गाइस, रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है इस चीज को लेके है। ओके, अगर आपको लग रहा होगा कि रशिया, गलती रशिया की है, रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा ही क्यों किया, अगर वो नहीं करता तो ये होता नहीं। तो गाइज ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि यूएसए ने साउथ अमेरिका में क्या क्या किया है, जो छोटे छोटे देश हैं वहां पर। तो आप लोग को लग रहा होगा कि रशिया गलत है ये, बट ऐसा नहीं है, गलत कोई भी नहीं है। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी कई बार ऐसा है जो ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है, और उसे मॉरल इमोरल कह देना तुरंत ये सही नहीं होगा। पर आप लोग को फ्रीडम है, आप कैसे जैसी भी राय रखें इस चीज को लेके। तो गाइज ये था बेसिकली रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस। ओके, तो इस क्राइसिस के बाद जो गाइज जो इस क्राइसिस, अगर आप जो उसके मैप में जाएंगे यूरोप में, तो ये जो रशिया और यूक्रेन है, ये आप लोग देखेंगे कि ये ट्रांजिट लैंड है। ये अगर यूरोप और इससे ये एशिया में आना है थ्रू लैंड, तो ये एक ट्रांजिट, ये दो देश ही हैं। रशिया तो खैर रहने दीजिए, लेकिन यूक्रेन ही ऐसा देश है जो ट्रांजिट लैंड है रशिया और सॉरी एशिया और यूरोप में। वेट मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये है यूक्रेन,
और ये है यूरोप। और अगर यूरोप से आपको यहाँ पर एशिया में आना है तो आप लैंड के थ्रू, तो आप ऐसे ही आएंगे, यूक्रेन होते हुए ही आप पाएंगे। तो गाइज ये जो ये यूक्रेन है, यूक्रेन हो गया, और या फिर आप लोग ऐसे आ सकते हैं, तो यहाँ से आपको रशिया बीच में पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, अगर पूरा नहीं तो कहने का मतलब है यूक्रेन और रशिया जो है ये एक तरह से ब्रिज है यूरोप और एशिया के बीच। ओके। तो इस जगह प्रॉब्लम होना मतलब पूरा जो जितना भी ट्रेड होता है अगर लैंड के थ्रू, तो उस पे असर पड़ना, प्लस जो ये एक तरह से जो ट्रांजिट है यूरोप से और एशिया में, वो बंद हो जाना, या फिर उस पे अफेक्ट पड़ना, अगर पूरी तरह से ना बंद होना। तो ट्रांजिट अगर बंद हुआ तो इसका इफेक्ट जो है गाइज वो सारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। ओके, सारी इकोनॉमी पे पड़ेगा गाइज। तो जो सारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो इस वीडियो में गाइज हम लोग वही समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये जो वॉर है, ये क्राइसिस जो हुआ है यूक्रेन में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी देशों पे, और खासकर से इंडिया पे। ओके, हमारा एनालिसिस। ओके गाइज, जो सबसे बहुत बड़ा असर है जो जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है आप देखेंगे, वो है फूड आइटम्स। जो रशिया और यूक्रेन है गाइज, ये एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे वीट के लिए, और सनफ्लावर ऑयल हो गया, और ऐसी बहुत से प्रोडक्ट, जो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो ये एक्सपोर्ट करते थे, जिनपे इनका जो वॉर है उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते थे, ये देख सकते हैं, ये जो वर्ल्ड टोटल जो एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड में, उसमें कितना परसेंट जो है यूक्रेन या रशिया एक्सपोर्ट करती है वो यहाँ दिखाया गया है। तो जो कॉर्न है उसमें पूरे वर्ल्ड का जितना एक्सपोर्ट होता था उसमें 13% शेयर यूक्रेन का है और 1% रशिया का, यानी टोटल 14% शेयर इस जगह से आता है, यानी टोटल 14% शेयर यहाँ से आता है। और जो कोल्जा सीड्स है उसमें 10 यूक्रेन का शेयर है और 6 रशिया का। ऐसे ही अगर आप लोग मेनली जो ये देखे सनफ्लावर ऑयल एंड सीड्स, तो 36% जो है यूक्रेन का शेयर है और 17% रशिया का। और वीट में 9%, 18% है। गाइस, जो एक और चीज, अगर केवल इसमें से सीड्स हटा दे और सनफ्लावर रखे, तो ये मेरे ख्याल से ये बढ़ के 45 हो जाएगा, और ये 25 के लगभग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है गाइज, ये जो दो लोकेशन है, ये जो लोकेशंस है, या फिर ये जो दो कंट्रीज है, ये काफी फूड ग्रेन्स में ये जो एक्सपोर्ट्स है उसका काफी जो एक्सपोर्ट्स में जो शेयर्स है वो इन दो कंट्रीज के पास है। आप देख सकते हैं जो सनफ्लावर ऑयल में है, उसका अगर ये दोनों का मिला ले तो टोटल 50%, यानी आधे से ज्यादा यही दो नेशन एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा गाइस। जो इंडिया का जो 70% जो इम्पोर्ट है सनफ्लावर ऑयल का, वो सिर्फ यूक्रेन से ही होता है। तो उस पर काफी असर पड़ेगा इस वॉर का। ओके, कुछ देश ऐसे हैं गाइस जो बहुत एक्सटेंसिवली डिपेंड है इन दो कंट्रीज पे अपने फूड ग्रेन्स के इंपोर्ट के लिए। जैसे गाइस टर्की है, जो टर्की जो है 22% जो फूड ग्रेन्स है वो टोटल जो 22% फूड ग्रेन्स है वो सॉरी टोटल जो इम्पोर्ट्स है फूड ग्रेन्स का उसका 22% जो है टर्की, 22% जो इम्पोर्ट है ऑन सम सेलेक्टेड कमोडिटीज। ये इसका जो 22% जो टोटल इम्पोर्ट है उसका 22% सिर्फ यूक्रेन से ही आता है और 3% रशिया से। ऐसे ही आप लोग इजिप्ट में देख सकते हैं, इजिप्ट का जो 15% है गाइस, 15.1% वो रशियन फेडरेशन से आता है, और 7.5% यूक्रेन का। अगर इस दोनों को मिलाए तो करीब 23% लगभग हो रहा है। और ऐसे ही चाइना 5.6 और 7.4 17.4% जो है इस पर डिपेंड है। ओके, और गाइस बहुत से ऐसे पुअर नेशंस भी हैं जो अपनी वीट इंपोर्ट के लिए, वीट के रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे इन दो नेशन पे। यहाँ पूरा डाटा है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप बेनिन का देखें तो बेनिन जो है पूरा इसी पे रशिया पे ही डिपेंडेंट था। और ऐसी गाइस और भी नेशन है जो बहुत एक्सटेंसिवली डिपेंडेंट है। सोमालिया भी इन दोनों टोटली डिपेंडेंट था 100% इस पे, लेकिन रशिया पे भी डिपेंडेंट था और यूक्रेन पे भी। तो ऐसे ही गाइस काफी देश है जो पुअर नेशंस हैं
अफ्रीकन और लीस्ट डेवलप्ड नेशन है वो उसमें भी काफी ऐसे देश हैं जो बहुत एक्सटेंसिवली डिपेंडेंट है इन देशों पे। और तो उस इस जगह पे वॉर होने का मतलब है गाइज कि उनके जो फूड सिक्योरिटी है उस पे असर पड़ना, और उस इस क्राइसिस के वजह से एक नया फूड क्राइसिस क्रिएट हो जाना। और खासकर इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो गाइस जो पुअर देश हैं, जो नहीं बाकी जगह से नहीं अफोर्ड कर पाएंगे या नए सप्लाई चेन नहीं इतनी जल्दी क्रिएट कर पाएंगे, उन पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। ओके, आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि सम कंट्रीज आर पर्टिकुलरली डिपेंडेंट ऑन एग्री फूड कमोडिटीज कमिंग फ्रॉम रशिया फेडरेशन। The share of import from Russian Federation as a percentage of wheat, corn, barley, colza सीड इज 25%। टर्की के लिए 25% यानी 26% टोटल। ये जो प्रोडक्ट्स है वीट, कॉर्न, बार्लेस, कोल्जा, सरसों, ये इन दो देशों से ही आता है। चाइना का 23%। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। यूएन सीटेड का जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है उसका कैलकुलेशन है कि मोर देन 5% ऑफ इम्पोर्ट बास्केट ऑफ पुअरेस्ट कंट्रीज are the product that are likely to face a price hike resulting from ongoing war in जो पुअर कंट्रीज है उसके 5% से ज्यादा इंपोर्ट बास्केट जो है उसमें इन्फ्लेशन देखा जाएगा। ओके गाइज, ये फूड इन्फ्लेशन हो गया। ऐसे ही ये जो नेशंस है ये काफी अलग काफी अलग कमोडिटीज भी के भी एक्सपोर्टर्स है जो गाइज ये फूड अगर फूड इन्फ्लेशन को हटा दे तो ये दो देश काफी डिफरेंट कमोडिटीज हैं उसके भी एक्सपोर्टर्स है। जैसे रशिया का आप देख ले, ये एल्यूमिनियम कैंस जो है ये सप्लाई करता है, कॉपर वायर्स, कार कंपोनेंट्स, निकल, लिथियम आयन बैटरीज, पैलेडियम एंड कैटेलिटिक कन्वर्टर ये सप्लाई करता है। और रशिया आल्सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैनलेटिस, वोल्क्सवैगन एंड टोयोटा। ये कुछ खास नहीं लिखा गाइस। कहने का मतलब है इसमें समझने वाली बात नहीं है कि जो कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इसका जिसमें इन दो नेशंस का काफी हद तक शेयर है एक्सपोर्ट को लेके। वर्ल्ड एक्सपोर्ट में काफी बड़ा शेयर है इन दो नेशंस का, तो वहां पर भी इस वॉर का असर पड़ेगा। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं सीएनबीसी का आर्टिकल है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है गाइज वो ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा। तो गाइज ये जो तीसरा पॉइंट है ये खुद दूसरे और पहले पॉइंट को जस्टिफाई करता है कि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो ओवरऑल जो प्राइस है अलग फूड कमोडिटीज का या फिर नॉन फूड कमोडिटीज का वो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा उसकी वजह से भी ये प्राइस बढ़ेंगे, और प्लस ये प्राइस की जो सप्लाई कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट क्राइसिस, वो वहां से जो सप्लाई कर पाना इतना पॉसिबल नहीं होगा, उसकी वजह से भी ये प्राइसेस बढ़ेंगे। तो रशिया और यूक्रेन का वॉर है गाइज, ये फ्राइट रेट्स बढ़ा देगा, पुशिंग द फ्राइट रेट्स उसमें ही बढ़ाएगा, जो एयर फ्राइट है उसका भी बढ़ाएगा, और जो शिपिंग रूट्स है उस सब का भी ये बढ़ा देगा। तो ट्रांसपोर्ट में गाइज काफी खराब इफेक्ट देगा ये वॉर। और ये देख सकते हैं आप लोग कैसे कैसे इम्पैक्ट करेगा, कार्गो के प्राइस बढ़ा देगा। तो इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। जाहिर सी बात है कि जब वहां से बेच पाना आसान नहीं पड़ेगा, और जो पोर्ट्स वोर्ट्स हैं वो काफी बंद हो जाएंगे वहां के उस देशों के। यूक्रेन के कई पोर्ट्स बंद भी हो गए हैं, तो उस पर असर पड़ेगा। पोर्ट कंजेशन, कंटेनर जब कुछ पोर्ट्स बंद हो जाएंगे तो जो सारा ट्रैफिक है वो बाकी के पोर्ट्स पे आएगा। ओके, वो ट्रैफिक आने की वजह से कंजेशन हो जाएगा, कंटेनर शॉर्टेज, सरचार्ज, ये सब होगा। और क्रूज का शॉर्टेज हो जाएगा, कुछ वो नहीं है एबल टू बोर्ड वॉर सिचुएशन। तो यहाँ पर कोई क्रू जाना नहीं चाहेगा वॉर की वजह से, सप्लाई चेन पूरी वीक हो जाएगी, और सेफ्टी के इशू की वजह से कोई काम करना नहीं चाहेगा। और सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल एंड एग्री कमोडिटीज, जो इंडस्ट्रियल का आपको बताया कि बहुत सी इंडस्ट्रियल मटेरियल और एग्री कमोडिटीज यहाँ का इंपोर्ट है वो यहाँ से सोर्स होती है। और रशिया जो है गैस वो नेचुरल ऑयल, क्रूड ऑयल में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। मेटल सप्लाई में भी इफेक्ट पड़ेगा। मेटल्स लाइक पैलेडियम है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, हार्ड सोर्स नाउ इन व्यू टू रिस्ट्रिक्शन है। पैलेडियम का काफी बड़ा सप्लायर था रशिया, उस पर असर पड़ेगा गाइस।
और एग्रीकल्चर कमोडिटीज होगी जैसे कॉर्न, व्हीट, सनफ्लावर एंड ये सब आप लोग देख सकते हैं। ये सप्लाई चेन बिगड़ने की वजह से या ट्रैफिक पे असर पड़ने की वजह से, सॉरी ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ने की वजह से इन सब पे भी असर पड़ेगा। ओके गैस, जो पूरा जो ये जब होगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फूड इन्फ्लेशन, नॉन फूड हो गया, या फिर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो ये ऐसे ही पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा सब हार्ड टू एक्सप्लेन या फिर हार्ड टू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स नहीं है। आप समझ ही सकते हैं कि जब किसी चीज, जब ट्रेड कम होगा या फिर जब प्रोडक्शन कम होगा, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ेगा। ये आर्टिकल है, आप लोग देख सकते हैं, बीबीसी का आर्टिकल है, यूक्रेन वॉर कुड हिट ग्लोबल ग्रोथ, ओएसडी वॉर। और मैं अभी पढ़ रहा था कि ओएसडी ने कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो टोटल उसमें जो है वो 1% कम कर देगा, जो ये वॉर है वो। Guys, आज ही यानी 13 अप्रैल को ही एक और आर्टिकल छपा है द हिंदू में, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं अभी जाके, की इशू रिलेटेड टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड सब्जेक्ट एनर्जी ट्रांजिट। ये एक और असर पड़ेगा गाइस। एनर्जी ट्रांजिट हम लोग को पता है कि रशिया जो है बहुत बड़ा वो, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इशू रिलेटेड टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड सब्जेक्ट एनर्जी ट्रांजिट। तो गैस एनर्जी ट्रांजिट में कुछ बहुत ज्यादा वो करने की बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हम लोग को पता है कि जो रशिया है उसके पास भंडार है नेचुरल गैस का और क्रूड ऑयल का, तो उससे भी उसकी वजह से जो ये क्राइसिस है उसकी वजह से उस पे भी ये सब इसकी सप्लाई पे भी असर पड़ेगा। तो इनकी सप्लाई पे असर पड़ेगा, तो एनर्जी सिक्योरिटी है जो बाकी देशों की, और खासकर से उन देशों की जिनके पास खुद के रिसोर्सेज नहीं है, उन पे भी असर पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा गाइस, जो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या प्रेफर करेंगे, वो प्रेफर करेंगे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां ज्यादा चांसेस हो सेफ्टी की, मतलब सेफ्टी प्रेफर करेंगे वो। तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो इमर्जिंग कंट्रीज है, हो सकता है उस कंट्री से वो लोग अपना पैसा निकाल के डेवलप्ड कंट्री में से दोबारा डालने लगे, ताकि क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर है, और वो लेस वल्नरेबल है इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं इस वॉर के उसके। ओके, increase in oil gas price may shift investment back to extractive industry fossil fuel। also guys, जो chances है कि दोबारा जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो हम लोग ने एफर्ट किया था, जो प्रोग्रेस किया था, उसका रिवर्ट होने की चांसेस है। क्यों ऐसा होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर यहाँ से जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की, वो उस पर असर पड़ता है इस वॉर की वजह से, तो जो सप्लाई है वो कम हो जाता है, लेकिन जो एनर्जी डिमांड है वो तो सेम रहेगा। तो क्या होगा गाइस, जो डिमांड से वही रहेगा और सप्लाई कम हो जाएगी, तो प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, इस एरिया में लोगों के पास एक रूम रहेगा कि इन्वेस्टमेंट करके और प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो दोबारा फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन पे में इन्वेस्ट करने की ओर बढ़े। ओके, बहुत सिंपल है कि जो सप्लाई है वो कम हो गया लेकिन डिमांड सेम है, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर हो सकता है कि जो अलग डिफरेंट सोर्स है उस पे इन्वेस्ट करें, या फिर जो प्राइस हाइक हो जाएगा मिसमैच होने की वजह से सप्लाई और डिमांड में, उसका फायदा लेने के लिए भी इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट करे। तो जो हम लोग का रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो प्रोग्रेस था, ये हो सकता है उसको रिवर्स कर दे ये वॉर। ओके, एक और गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम उभर के सामने आएगी, जो डेवलपिंग नेशंस हैं इनमें क्या होगा कि जो इनके पॉलिसी मेकर्स है वो बहुत ज्यादा डाउट, उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो क्या मतलब क्या प्रेफर करें, इन्फ्लेशन टारगेट प्रेफर करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रेफर करें। क्योंकि इसकी वजह से जब हम लोग ने देखा अभी पहले दूसरे पॉइंट में, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और ये ऐसा टाइम था गाइज कि पेंडेमिक के बाद इकोनॉमी रिकवर कर रही थी, जो कोविड-19 के बाद इकोनॉमी रिकवर करने वाली थी, लेकिन रिकवर ये वॉर की वजह से दूसरा शॉक लग गया। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और जो ग्रोथ है वो भी नहीं होगा वॉर की वजह से। तो इससे पॉलिसी मेकर के लिए काफी टफ हो जाएगा पॉलिसी डिजाइन करना, और बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी जो
रेपो, इंडिया में जैसे रेपो हो गया, जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, वो क्या करे, टाइटनिंग पॉलिसी की ओर बढ़े। ओके। ऑल्सो गाइज एक दो और छोटे छोटे इम्पैक्ट हैं जो कहा जा सकता है इससे हो, इस वॉर से हो। जो इंडियन कंपनीज जो है यूक्रेन और रशिया में, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं इंडिया की जो यूक्रेन से बिजनेस करती हैं यूक्रेन में, और कई कंपनीज ने अपना बेस या फिर रीजनल हेडक्वार्टर्स भी वहां पर बनाया है। और खासकर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनका वहां पर बेस है, तो उन उन कंपनियों पे भी इसका काफी असर पड़ेगा, और वो उनका बिजनेस भी काफी कम हो जाएगा इस वॉर की वजह से। और गाइस जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो सकता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सही टर्म नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ कहना होगा कि जो न्यू सर इंटरनेशनल जो नया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो उभर के सामने आएगा, उसमें इंडिया के लिए या फिर वर्ल्ड के लिए ये तय कर पाना मुश्किल होगा कि किसकी तरफ रहे, या फिर अपना फायदा किससे है, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स एक तरह से इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा। अगर आप इंडिया ही का एग्जांपल ले ले, तो जैसे जैसे गाइज इंडिया हमेशा उससे मैनेज रखता है बैलेंस रशिया और यूएसए के बीच में, पर जैसे जैसे अलग अलग न्यूज सामने आ रही है रशिया के जो ह्यूमन राइट के वायलेशन की यूक्रेन से, जैसे बुच्चा किलिंग हो गया, या फिर और भी ऐसे न्यूज हो गए, तो इससे टाइम में इंडिया के लिए काफी मुश्किल हो रहा है गाइज। हो अभी तो नहीं हो रहा है कहेंगे, लेकिन काफी मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसी न्यूज आती रह गई कि एक न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए, और रशिया को सपोर्ट करना या एक न्यूट्रल। गाइज हम लोग ने सुना था काफी इंडियन स्टूडेंट जो है वहां पर फंस चुके थे ये क्राइसिस के शुरू होने पे, और काफी ऐसी वर्किंग प्रोफेशनल्स भी थे जो वहां पर थे अपना वर्क से रिलेटेड काम पे, पर उनके इस वॉर की वजह से वो वहां से उनको निकालना पड़ा, या उनको वापस आना पड़ा, तो उनके भी काम वहां पे असर पड़ा। ओके, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। पॉवर्टी एंड हंगर, अरे ये स्लाइड पहले होनी चाहिए थी, ये अभी यहाँ पर है, कोई बात नहीं, वो मिसमैच हो गया होगा। इसको ये पॉवर्टी एंड हंगर तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो गैस इसमें भी इजी है, वर्ल्ड बैंक का यहाँ देखिए, ये द हिंदू का ये एक कट मैंने करके यहाँ चिपकाया हुआ है। ये वर्ल्ड बैंक का बेसलाइन प्रोजेक्शन ये कहता है कि यूक्रेन में जो पॉवर्टी है वो 2021 में 1.8% थी, तो इस समय 19.8% होगी 2021 में। आईएमएफ ने भी यही कहा है गाइस, स्टीपर प्राइस इंक्रीज फॉर फूड्स एंड फ्यूल में पर अ ग्रेटर रिस्क ऑफ अनरेस्ट इन सम रीजन फ्रॉम सब सहारन अफ्रीकन एंड लैटिन। वही चीज है गाइस, वही चीज दोहरा रही है जो सब सहारन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, या फिर जो पुअर नेशंस हैं और जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे फूड्स के लिए या फिर बाकी प्रोडक्ट्स के लिए, इस पे उन सब पे असर पड़ेगा, और पॉवर्टी हम लोग देख सकते हैं कि पॉवर्टी और हंगर में इंक्रीज हो। एक और आर्टिकल में पढ़ रहा था गैस कि उसमें लिखा था, मैं ये नहीं याद मेरे को कि आईएमएफ का या किसका स्टेटमेंट था ये, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हो सकता है, इसमें क्लियर शब्दों में लिखा था कि हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो हंगर और पॉवर्टी देखी थी, उसके बाद इस वॉर की वजह से उस लेवल की पॉवर्टी और हंगर देखने को मिले। तो गैस उसमें ये लिखा था लेकिन कि हो सकता है, ऐसा होगा और जरूरी नहीं है, उसने ये नहीं लिखा था कि ऐसा होगा ही। ओके, तो गैस ये यही तक था वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा, और so that's it guys. Have a nice day, take care, bye.